अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज से हम इलेक्ट्रॉनिक्स को स्टडी करेंगे और इलेक्ट्रॉनिक्स की जो बेस है वो सेमीकंडक्टर्स पे डिपेंड करती है। तो आज के लेक्चर में हम सेमीकंडक्टर को बहुत ही डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। बहुत सी ऐसी चीज़ें जो आपने पहले पढ़ी भी होंगी और बहुत सी ऐसी चीज़ें जो आपने पहले नहीं भी पढ़ी होंगी। तो जो पढ़ी हैं उनके बारे में मज़ीद क्लैरिटी हो जाएगी और जो नहीं पढ़ी उनको आप ज़रूर समझिएगा और लेक्चर को एंड तक लाजमी देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी इलेक्ट्रॉनिक्स की डेफिनेशन से। तो जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि इलेक्ट्रॉनिक्स फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम कंट्रोल्ड मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को स्टडी करते हैं कि इसमें से वैक्यूम या फिर डिफरेंट मीडिया जैसे कि गैसेस और सेमी कंडक्टर्स में से। अब यहाँ पर मैंने कंट्रोल्ड और मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को क्या किया हुआ है, हाईलाइट किया हुआ है। तो पहले इसको समझते हैं कि ये क्या चीज़ है। मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन मोशन में। याद करें जब हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स डिस्कस की थी छोटी क्लासेस में, तो उसमें हम कहते थे कि जब चार्ज रेस्ट पर हो तो उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक कहते हैं और जब चार्ज मोशन में आ जाता है तो उसको हम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स कहते हैं। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स को करंट इलेक्ट्रिसिटी भी बोला जाता है। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉनिक्स में मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि करंट इलेक्ट्रिसिटी को कंट्रोल करने की बात करते हैं। इसकी एक बड़ी ही ज़बरदस्त एग्जांपल है। आपके घर में मोबाइल चार्जर तो होगा ही सही। तो उस मोबाइल चार्जर में जो इनपुट वोल्टेज आती है वो कितनी होती है, 220 वोल्ट या 230 240 यहाँ तक चली जाती है। लेकिन आपको आउटपुट पर कितनी मिल रही होती है, 5 से 6 वोल्ट तक मिल रही होती है। तो ये क्या किया हमने करंट को क्या कर दिया या वोल्टेज को क्या कर लिया, कंट्रोल कर लिया। तो इसी को इलेक्ट्रॉनिक्स कहा जाता है। इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है, कंट्रोल्ड मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि करंट को क्या करना, कंट्रोल करना, अपनी मर्जी के हिसाब से उसको थोड़ा करना, ज़्यादा करना, इस तरह से। लेकिन किस में से, वैक्यूम और डिफरेंट मीडिया में से। अब यहाँ पर वैक्यूम से मुराद स्पेस नहीं है बल्कि वैक्यूम ट्यूब्स हैं, जो कि पुराना तरीका था, इनकी जगह अब ट्रांजिस्टर ने ले लिए। हम जो कंट्रोल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन को स्टडी करेंगे वो सेमीकंडक्टर्स के अंदर से स्टडी करेंगे। तो सेमीकंडक्टर की डेफिनेशन तो हर एक को आती ही होगी, लेकिन लेकिन इसकी बेस ये आई कहाँ से, इसका लिंक किसके साथ है और इसके आगे जो ये इसको सेमीकंडक्टर बोलते ही क्यों है, इसकी वजह जानना ज़रूरी है। ना भी जाने तो कोई मसला नहीं है, लेकिन कंसेप्ट को क्लियर करना ज़रूरी है। तो इसलिए हम इसको बेसिक बिल्कुल स्टार्ट से ही स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले मैटर होता है। मैटर को हमने तीन चीज़ों में, तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। हम सॉलिड की तरफ बढ़ते हैं। अब सॉलिड को स्टडी करने के लिए हमें सॉलिड स्टेट फिजिक्स पढ़नी पड़ती है और सॉलिड स्टेट फिजिक्स में दो चीज़ें ही मेनली डिस्कस की जाती हैं, एक प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड और एक स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड। स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड आपको पता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, अमार्फस सॉलिड्स और पॉलीमेरिक सॉलिड डिस्कस किए जाते हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स हमारे जो काम की हैं वो मेनली तीन प्रॉपर्टीज़ हैं। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड जिसमें आप मटेरियल की स्ट्रेंथ को चेक करते हैं। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स जिसमें आप बेसिकली पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस को स्टडी करते हैं। और तीसरी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स, हम इसी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ को ही आगे लेकर चलेंगे। तो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स की बिना पर सॉलिड्स को तीन मेन कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया, एक कंडक्टर्स, एक सेमीकंडक्टर्स और एक इंसुलेटर्स। तो जैसे कि मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मैंने सेमीकंडक्टर की ही डेफिनेशन लिखी है, ना कंडक्टर की लिखी है ना ही इंसुलेटर की लिखी है, क्योंकि हमारा ताल्लुक सेमीकंडक्टर के साथ। तो अगर आप ये इस डेफिनेशन कर लें तो बहुत है, लेकिन सवाल ये है कि कोई मटीरियल अगर कंडक्टर है तो वो कंडक्टर क्यों है, सेमीकंडक्टर है तो सेमीकंडक्टर क्यों है। इस सवाल का जवाब जो है हमें मिलता है एनर्जी बैंड थ्योरी में। तो हम स्टडी करेंगे सबसे पहले एनर्जी बैंड थ्योरी को। तो एनर्जी बैंड थ्योरी 1928 में फेलिक्स बलोच ने पेश की थी। एनर्जी बैंड थ्योरी को समझने से पहले हमें एनर्जी लेवल्स और एनर्जी बैंड्स के दरमियान में फ़र्क पता होना ज़रूरी है। तो जब हम एक आइसोलेटेड गैसियस एटम की बात करते हैं तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के गिर्द सर्कुलर ऑर्बिट्स में रिवॉल्व कर रहे होते हैं, और चूंकि गैसेस में एटम्स बहुत दूर दूर होते हैं तो उनके शेल्स एक दूसरे को क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस नहीं करते। लेकिन अगर यही एटम्स मिलकर सॉलिड बना दें तो उनके शेल्स एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करना स्टार्ट कर देते हैं। अगर मैं यहाँ पर आपको एक लिथियम की एग्जांपल तो लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है और उसके पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स और दूसरे शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो आइसोलेटेड गैसियस एटम में पहले शेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन होंगे और उसमें 1 एनर्जी लेवल होगा, और दूसरे शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होगा और उसमें भी क्या होगा, 1 एनर्जी लेवल ही होगा, जिसको एस ऑर्बिटल कहते हैं। ठीक है, लेकिन यहीं अगर लिथियम फॉर एग्जांपल 100 लिथियम के एटम्स मिल गए और उन्होंने एक सॉलिड बना दिया, तो उसका जो पहला शेल होगा, लिथियम जो सॉलिड बना रहा है उसका जो पहला शेल होगा वो अब 100 एनर्जी लेवल्स में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। वो अब 100 एनर्जी लेवल्स में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। क्यों?
पहला शेल 100 एनर्जी लेवल में क्या हो जाएगा, डिवाइड होगा, और उन सब की एनर्जी स्लाइटली डिफरेंट होगी, लेकिन उन सब का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एक ही होगा। और अगर इलेक्ट्रॉन्स की बात करें कि पहले प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद कितनी होगी, वो 200 इलेक्ट्रॉन होंगे। क्यों? क्योंकि हर एनर्जी लेवल में 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। टोटल एनर्जी लेवल हमने सपोज किए हुए 100 है, तो इसलिए कि टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 200 इलेक्ट्रॉन हो गए। और वो अब ये फर्स्ट एनर्जी लेवल नहीं रहा, अब ये फर्स्ट एनर्जी बैंड बन गया। इसी तरह से दूसरा जो एनर्जी लेवल था वो अब क्या बन गया, दूसरा एनर्जी बैंड बन गया। उन सब में कितने एनर्जी लेवल होंगे, 100 एनर्जी लेवल होंगे, स्लाइटली डिफरेंट एनर्जीज के, लेकिन उन सब का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होगा, 2 ही होगा। और उसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 100 होंगे। तो अब उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी कि एनर्जी लेवल्स और एनर्जी बैंड्स क्या चीज़ होती हैं। एनर्जी लेवल्स जो हैं वो एक आइसोलेटेड गैसेस एटम्स के लिए होते हैं या आइसोलेटेड एटम्स के लिए होते हैं, लेकिन एनर्जी बैंड सॉलिड्स में बनते हैं जब बहुत सारे एटम्स आपस में मिल जाते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं हम अपनी थ्योरी की तरफ। तो उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एक एटम में जो आउटर मोस्ट शेल होता है उसको वैलेंस शेल कहा जाता है, लेकिन एक आइसोलेटेड एटम में तो वैलेंस शेल बोला जाता है। लेकिन आइसोलेटेड एटम अगर ना हो, जैसे सॉलिड है, तो उसमें वैलेंस शेल की जगह हम वैलेंस बैंड यूज़ करेंगे, जिसमें उस एटम के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे होंगे, रिजाइड कर रहे होंगे। अब एनर्जी बैंड थ्योरी ये कहती है कि वैलेंस बैंड के ऊपर भी एक और बैंड होता है जिसको कंडक्शन बैंड कहा जाता है। और कंडक्शन बैंड वो बैंड है जिसमें मौजूद इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, कंडक्शन में रोल अदा करते हैं। और कंडक्शन बैंड वो बैंड है जिसमें मौजूद इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन में, ये करंट की कंडक्शन में रोल प्ले करते हैं। कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के दरमियान में जो एनर्जी गैप होता है उसको हम क्या कहते हैं, फॉरबिडन एनर्जी गैप कहते हैं, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिजाइड नहीं कर सकते। जैसे हमने नॉर्मल एक आइसोलेटेड एटम में पढ़ा था कि शेल्स होते हैं, शेल्स के दरमियान में एक ऐसी स्पेस भी होती है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिजाइड नहीं कर सकता। उसकी रीज़न आपको बोर एटॉमिक मॉडल में देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो इस बिना पर हम इसी फॉरबिडन एनर्जी गैप के डिफरेंस की बिना पर कंडक्टर सॉलिड और सेमीकंडक्टर के दरमियान में, कंडक्टर इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर के दरमियान में फ़र्क करेंगे। तो सबसे पहले हम इंसुलेटर्स देख लेते हैं कि इंसुलेटर्स में ऐसी क्या खास बात है कि वो इंसुलेटर की तरह बिहेव करते हैं। तो देखें, एक इंसुलेटर के लिए मैंने एनर्जी बैंड डायग्राम बनाई है। यहाँ पर वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के दरमियान में जो फॉरबिडन एनर्जी गैप है वो 6 to 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। यानी कि अगर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन मौजूद भी हैं और वो जानना चाहते हैं कंडक्शन बैंड में, तो उनको जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है 6 to 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, जो कि हम प्रोवाइड नहीं करते। ठीक है, तो इसलिए इंसुलेटर सॉलिड जो है वो इंसुलेटर्स रहते हैं क्योंकि उनका फॉरबिडन एनर्जी गैप बहुत ही ज़्यादा होता है। और अगर आप कंडक्टर्स को देखें तो कंडक्टर्स में जो फॉरबिडन एनर्जी गैप है वो 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का है। यानी कि कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड आपस में ओवरलैप होते हैं। ये जो आपको मर्ज हुआ नज़र आ रहा है ये ओवरलैपिंग ऑफ कंडक्शन एंड वैलेंस बैंड है। इसका मतलब ये है कि अगर एक इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में मौजूद है तो वो एट अ टाइम कंडक्शन बैंड में भी क्या है, मौजूद है। तो अगर वैलेंस बैंड का इलेक्ट्रॉन है तो वो कंडक्शन बैंड के, तो देर आर लॉट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्शन बैंड, सो कंडक्टर्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी वेरी फास्ट। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया कंडक्टर्स का। अब आ जाते हैं सेमी कंडक्टर्स के बारे में। तो सेमी कंडक्टर्स नाम से ही ज़ाहिर है इंसुलेटर और कंडक्टर के दरमियान में लाई करेंगे, यानी कि इनका जो फॉरबिडन एनर्जी गैप है वो ना तो इतना ज़्यादा होगा और ना ही बिल्कुल जीरो होगा। तो क्या होगा, इनके दरमियान में लाई करेगा। और नैरो फॉरबिडन एनर्जी गैप होता है जिसकी वैल्यू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास रहती है। मैं आगे इनके एग्जाम्पल्स भी बताऊँगा सिलिकॉन जर्मेनियम की कि उनमें कितना फॉरबिडन एनर्जी गैप होता है। ठीक है, तो मेन पॉइंट इसमें क्या हुआ कि इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी जो मटेरियल की डिसाइड कर रही है वो है वैल्यू ऑफ फॉरबिडन एनर्जी गैप, कि फॉरबिडन एनर्जी गैप कितना है, उस हिसाब से सॉलिड कंडक्टर बन रहा है, इंसुलेटर बन रहा है या फिर सेमी कंडक्टर बन रहा है। थ्री, अब हम बढ़ते हैं सेमीकंडक्टर्स की डेफिनेशन की तरफ। तो सेमीकंडक्टर्स दोज मटेरियल्स whose electrical properties are in between those of conductors and insulators, जो कंडक्टर और इंसुलेटर दोनों की तरह बिहेव कर सकते हैं उनको सेमीकंडक्टर कहा जाता है। अब सवाल यह है कि वो कब कंडक्टर बनेंगे और कब इंसुलेटर बनेंगे, ये हम थोड़ी देर में जान जाएंगे। लेकिन एग्जांपल्स पहले डिस्कस कर लेते हैं। सेमीकंडक्टर की एग्जांपल में मेनली अगर आप शॉर्ट वर्ड में गए तो ग्रुप 4A के एलिमेंट जैसे कि सिलिकॉन, जर्मेनियम, कार्बन और एलॉयज भी यूज़ किए जाते हैं, जैसे गैलियम आर्सेनाइड, फास्फाइड, ETC। अब हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स की मेनली दो टाइप्स हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स या प्योर सेमीकंडक्टर, और दूसरी एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स या फिर इम्प्योर सेमीकंडक्टर्स। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की मजीद दो टाइप्स हैं, एन टाइप सेमीकंडक्टर्स और पी टाइप सेमीकंडक्टर्स।
तो दोनों टाइप में से हम सबसे पहले इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी जैसे आप कहते हैं कि एक प्योर प्रॉपर्टी होती है, जैसे चार्ज मैटर की एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, प्योर प्रॉपर्टी, इसी तरह से इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर वो सेमीकंडक्टर होते हैं जो अपनी एक्सट्रीमली प्योरेस्ट फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। एक्सट्रीमली प्योरेस्ट फॉर्म का मतलब ये है कि उसमें कोई दूसरा एलिमेंट शामिल नहीं है। जैसे सिलिकॉन है तो सिलिकॉन ही होगा, उसमें कोई सल्फर, जिंक, कॉपर ऐसे कोई एलिमेंट शामिल नहीं होंगे। उनको क्या कहेंगे? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स कहेंगे। अब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात, खास बात यह है कि वो 0 केल्विन पर परफेक्ट इंसुलेटर्स होते हैं। 0 केल्विन मतलब एब्सोल्यूट टेम्परेचर पर -273.16 डिग्री सेल्सियस पर एक परफेक्ट इंसुलेटर की तरह बिहेव करते हैं। तो सवाल ये कि क्या वो कभी कंडक्टर्स बनेंगे ही नहीं? कंडक्टर्स बनेंगे, हम उनको आगे बनाएंगे, देखते हैं कैसे बनते हैं। लेकिन सबसे पहले आप ये डायग्राम देखें जिसको मैंने कोर स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहा गया। कोर डायग्राम वो होती है जिसमें आप सिर्फ न्यूक्लियस और वैलेंस शेल को शो करते हैं, तो वो उसकी उस एटम की कोर डायग्राम होती है। तो ज़रा गौर से देखें, ये जो एलिमेंट मैंने बनाया है एक जनरल सेमीकंडक्टर जो कि ग्रुप 4 एलिमेंट से बिलोंग करता है। तो इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 4 ही होंगे, क्योंकि ये चौथे ग्रुप का एलिमेंट है। ये एक सेंट्रल एटम है, इसको अज्यूम कर लेता हूँ। इसके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो ये मजीद किन 4 और सिलिकॉन या जर्मेनियम एटम के साथ क्या बनाएगा? कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा। तो इसी के साथ अगर आप इसके साथ वाला जिसने इसके साथ बॉन्ड बनाया, तो अगर इसी को सेंट्रल एटम अज्यूम करें तो इसके साथ भी आगे क्या है? मजीद 4 कोवलेंट बॉन्ड बने हुए हैं। तो इसी तरह से ये सिस्टम पूरा बढ़ता जाता है और एक पूरा क्रिस्टल लैटिस हमारे पास हासिल हो जाता है। ठीक है, तो अब हम इसके अंदर देखते हैं कि करंट फ्लो या कंडक्शन इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कैसे टेक प्लेस करती है। इसके लिए मैंने यहाँ पर सारी थ्योरी लिख दी, अगर आप चाहें तो इसको स्टॉप करके इसको रीड आउट कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको रीड आउट नहीं करूँगा, सारा का सारा मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है, तो अभी हमने बात की कि 0 केल्विन पर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स परफेक्ट इंसुलेटर्स होते हैं। लेकिन अगर 0 केल्विन से टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए, यानी कि फॉर एग्जांपल रूम टेम्परेचर पर हम बात कर लें, तो रूम टेम्परेचर पर सिलिकॉन या फिर जो भी सेमीकंडक्टर मौजूद है उनके दरमियान जो कोवलेंट बॉन्ड है वो ब्रेक होना शुरू हो जाता है। और जब एक कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक करता है तो उसके नतीजे में हमारे पास इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स जनरेट होते हैं। अब होल इज जस्ट अ वैकेंसी फॉर इलेक्ट्रॉन। होल क्या है? एक वैकेंसी फॉर इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के लिए खाली जगह, यानी कि इलेक्ट्रॉन वहाँ पर आ सकता है। इसको हम पॉजिटिव चार्ज के इक्विवेलेंट अज्यूम करते हैं, पॉजिटिव चार्ज अज्यूम नहीं करते। इस पर चार्ज भी 1.6 क्रॉस 10⁻19 कॉलम पॉजिटिव होता है। ठीक है, लेकिन ये इक्विवेलेंट है, खुद पॉजिटिव चार्ज नहीं है। ठीक है, तो ये आपने क्या करना है? याद रखना है। तो हम बात कर रहे थे कि इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्या हो जाते हैं? जनरेट हो जाते हैं, और इसी तरह से जनरेट होते रहते हैं। लेकिन जब हम क्या करते हैं? इस पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं। ये देखें, यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो करते हैं, और होल्स जो हैं वो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो करते हैं। होल्स फ्लो नहीं करते, ये याद रखना, होल्स फ्लो नहीं करते, वो जस्ट अपनी पोजीशन चेंज करते हैं कोवलेंट बॉन्ड में। इसको समझने के लिए यहाँ पर एक डायग्राम बनाई हुई है, ज़रा इसको गौर से देखें कि यहाँ पर पहले एक इलेक्ट्रॉन मौजूद था, वो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो गया, उसकी जगह पर एक होल आ गया। उस होल को फिल करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन जो पीछे मौजूद था वो यहाँ पर आ गया, तो इलेक्ट्रॉन मूव किया इस तरफ और होल ने अपनी पोजीशन यहाँ से चेंज कर ली यहाँ पर। इसी तरह से यहाँ पर पहले, अब यहाँ पर क्या मौजूद है? एक होल मौजूद है जो कि यहाँ से यहाँ पर शिफ्ट हो चुका है। तो पीछे से एक इलेक्ट्रॉन आएगा, वो इलेक्ट्रॉन इसको फिल करेगा, तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन आ गया और होल जो है वो पीछे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन जो है वो आगे की तरफ मूव कर जाएगा। इसी तरह से इलेक्ट्रॉन जो है वो आगे की तरफ मूव करते जाएंगे और होल जो है वो पीछे की तरफ क्या करते जाएंगे? मूव करते जाएंगे। दोनों की डायरेक्शन क्या होगी? ऑपोजिट होगी। होल जस्ट अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, जबकि इलेक्ट्रॉन अपनी एक्चुअल मोशन शो कर रहा है यहाँ पर। ठीक है, लेकिन याद रहे कि होल्स अगर अपनी पोजीशन तो चेंज कर रहे हैं, लेकिन एक्सटर्नल वायर्स में जो करंट है वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स की ही वजह से होगा, क्योंकि होल्स सिर्फ पोजीशन चेंज कर रहे हैं, वायर्स में नहीं आ रहे। तो होल्स की वजह से कैसे करंट फ्लो का, ये भी हम थोड़ी देर में देख लेते हैं। देखें, हमने अभी कहा कि होल्स क्या कर रहे हैं? अपनी पोजीशन कंटिन्यूसली चेंज कर रहे हैं। तो होल्स जब अपनी पोजीशन चेंज करते करते इस कॉन्टैक्ट पॉइंट पर पहुँचेंगे तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स उन होल्स में क्या हो जाएंगे? फिल हो जाएंगे, और दूसरे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, जो हम इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे थे, वो इलेक्ट्रॉन दूसरे एंड से निकल जाएंगे। तो जहाँ से वो निकलेंगे वहाँ पर होल क्रिएट हो जाएंगे, और वो होल फिर अपनी पोजीशन चेंज करते करते दूसरे कॉन्टैक्ट पॉइंट पर पहुँच जाएंगे, और वहाँ से इलेक्ट्रॉन रिसीव करेंगे, और इसी तरह से ये प्रोसेस क्या रहता है? कंटिन्यू रहता है। इस बात को मैं दोबारा दोहरा देता हूँ
कि एक कॉन्टैक्ट पॉइंट से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, जहाँ से निकलते हैं वहाँ पर होल क्रिएट होता है, और वो होल जो है वो मूव करते करते दूसरे कॉन्टैक्ट पॉइंट पर पहुँच जाता है, और होल्स वहाँ से क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को रिसीव करते हैं और खुद न्यूट्रल हो जाते हैं। न्यूट्रल तो नहीं होते, मतलब नेगेटिव हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स बन जाते हैं। फिर वो इलेक्ट्रॉन दोबारा उसी दूसरे कॉन्टैक्ट पॉइंट पर पहुँचते हैं और वहाँ से एमिट होते हैं, और वहाँ पर होल क्रिएट करते हैं जहाँ से एमिट होते हैं, और वो होल दोबारा मूव करते करते उस कॉन्टैक्ट पॉइंट पर पहुँच जाता है। इसी तरह से ये प्रोसेस क्या रहता है, कंटिन्यू रहता है। अब डिस्कस कर लेते हैं एनर्जी बैंड डायग्राम ऑफ इंट्रिंसिक सेमी कंडक्टर्स। अब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बिल्कुल सेम टू सेम एक सेमीकंडक्टर है, जिसमें हमने कहा था कि ऑर्बिटल एनर्जी गैप बहुत ही नैरो होता है, लेकिन इसमें खास बात यह है कि जितने इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड से निकलेंगे उतने ही होल्स वैलेंस बैंड में क्रिएट हो जाएंगे, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ होल्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स के लिए, कि जितने इलेक्ट्रॉन्स बनते हैं कंडक्शन बैंड में उतने ही होल्स होते हैं वैलेंस बैंड में। और यहाँ पर मैंने दो डिफरेंट एग्जाम्पल्स दिए हैं कि कितना नैरो ऑर्बिटल एनर्जी गैप हो सकता है। सिलिकॉन के लिए 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जर्मेनियम के लिए 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एनर्जी बैंड डायग्राम को डिस्कस करने के बाद अब हम थोड़ा सा इसमें मैथमेटिक्स ऐड कर देते हैं, क्योंकि थ्योरी थोड़ी सी बोरिंग होती है, तो इसलिए मैथमेटिक्स को भी इंक्लूड किया गया है। ये बहुत ही छोटा सा पार्ट है, ज़रा इसको देख लेते हैं। कंडक्टिविटी ऑफ एन इंट्रिंसिक सेमी कंडक्टर। सबसे पहले देखते हैं कि कंडक्टिविटी क्या चीज़ होती है। आपने क्लास 12 में कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी के बारे में बात की थी। रेजिस्टेंस क्या थी, मेजर ऑफ ऑपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट, यही कहा था ना। तो कंडक्टेंस क्या होगी कि करंट को अलाउ करना, मेजर ऑफ अलाउंस टू द फ्लो ऑफ करंट। तो इसके बरक्स जब हम रेजिस्टेंस के साथ रेजिस्टिविटी को जोड़ते हैं, तो हम रेजिस्टिविटी जो है वो रेजिस्टेंस ऑफ अ मीटर क्यूब ऑफ अ वायर को कहते हैं, कि एक मीटर क्यूब यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ वायर कितनी रेजिस्टेंस क्या कर रहा है, शो कर रहा है। तो इसी तरह से कंडक्टिविटी जो होगी वो भी कंडक्टेंस होगी, लेकिन एक मीटर क्यूब की। तो अब हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट करने जा रहे हैं, किसके लिए, इंट्रिंसिक सेमी कंडक्टर के लिए। तो अभी हमने कहा कि जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है उसमें जो टोटल करंट होता है वो करंट इलेक्ट्रॉन्स की वजह से भी होता है और होल्स की वजह से भी होता है। तो टोटल करंट, इंट्रिंसिक करंट जो होगा वो किसका सम होगा, इलेक्ट्रॉन्स के करंट का सम और होल्स के करंट का सम। ये एन और पी क्यों लिखा है, ये हम एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर में ही डिस्कस करेंगे। देखें, अब इसी इक्वेशन को मैंने डिवाइड कर दिया दोनों तरफ से, ए से एरिया से। तो एरिया से डिवाइड करने पर हमारे पास आई ओवर ए इज इक्वल टू आई एन प्लस आई पी ओवर ए आ गया। इस ए को मैंने दोनों आई एन और आई पी के नीचे डिवाइड कर दिया। जो आई ओवर ए है इसको करंट पर यूनिट एरिया कहते हैं, और इसके लिए एक नई टर्म है जिसको हम करंट डेंसिटी कहते हैं। करंट पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड करंट डेंसिटी, जिसको जे से शो किया जाता है। तो ये हमारे पास एक और इक्वेशन आ गई। अब हम जानते हैं माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम लॉ। ओम लॉ की बहुत सी फॉर्म्स हैं, जिसमें से एक जो है ये माइक्रोस्कोपिक फॉर्म्स है। वो जो v इज इक्वल टू आई आर पढ़ते हैं वो मैक्रोस्कोपिक फॉर्म है, ठीक है। तो j इज इक्वल टू सिग्मा ई, इसमें हमने पुट किया, ई हमने दोनों तरफ से यहाँ पर कॉमन ले लिया और इस तरफ से हमने क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। अब हमारे पास जो फाइनल इक्वेशन बनी है वो सिग्मा आई इज इक्वल टू सिग्मा एन प्लस सिग्मा पी बच गई। अब हम वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं सिग्मा की। पहले हम जनरल कैलकुलेट करेंगे, फिर हम एन के लिए और पी के लिए क्या कर देंगे, अप्लाई कर लेंगे। तो लेट कर लेते हैं कि जो हमारे पास n है वो टोटल नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स है पर यूनिट वॉल्यूम के। एक यूनिट वॉल्यूम में कितने चार्ज कैरियर मौजूद है उसको हमने स्मॉल n सपोज कर लिया। तो टोटल नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स मालूम करना चाहें, जितना भी वॉल्यूम हमारे पास मौजूद है उसमें, तो हम इस वॉल्यूम को इस साइड से क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स जितना भी वॉल्यूम मौजूद है उसमें आ जाएंगे। हम सपोज कर लेते हैं कि जो सवाल की हुआ वो एक चार्ज कैरियर का चार्ज है। तो अगर हम टोटल नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स, एन चार्ज कैरियर्स जितने भी हमारे पास मौजूद है उनका चार्ज मालूम करना चाहें, तो हम इस एन को क्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास टोटल चार्ज आ जाएगा। तो हमारे पास एन क्यू मल्टीप्लाइड इज इक्वल टू एन क्यू वी हो जाएगा। और ये एन क्यू जो है इसको मैंने टोटल चार्ज यानी कि कैपिटल क्यू से शो कर दिया। अब Q इज इक्वल टू एन क्यू वी था, V की जगह मैंने वॉल्यूम का फार्मूला एरिया मल्टीप्लाइड बाय लेंथ पुट कर दिया। दोनों तरफ से आप टाइम को डिवाइड कर दें, Q ओवर टी इज इक्वल टू एन क्यू ए एल ओवर टी हो जाएगा। अब हम जानते हैं कि जो L ओवर टी है वो वेलोसिटी के क्या होता है, बराबर होता है। यहाँ पर जो वेलोसिटी होती है उसको हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं, एवरेज कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोला जाता है इसको। और Q ओवर टी हमारे पास करंट के बराबर, और जो चार्ज है उसको हमने E के सपोज कर लिया है, जो कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी है और प्रोटॉन का भी या पॉजिटिव चार्ज का भी चार्ज है। तो यहाँ पर हमने जो फाइनल फार्मूला आया हमारे पास आई इज इक्वल टू एन ई ए वी डी आ गया। अब ए को दूसरी तरफ ले जाते हैं तो यहाँ पर ये ए आके डिवाइड हो जाएगा, आई ओवर ए इज इक्वल टू एन ए वी डी हो जाएगा। आई ओवर ए हम पीछे ही पढ़ के आए हैं कि ये करंट डेंसिटी होता है, तो जे आ गया यहाँ पर हमारे पास। अब फ्रॉम माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम लॉ जे इज इक्वल टू सिग्मा ई, तो सिग्मा ई इसको पुट किया, ई इस साइड पे आ जाएगा वी डी ओवर ई,
ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास सिग्मा का फाइनल फार्मूला क्या आया, सिग्मा इज इक्वल टू एन ई म्यू। म्यू यहाँ पर एक और क्वांटिटी है जिसको मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स बोला जाता है। वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स। तो ये हमारे पास एक जनरल फार्मूला था किसके लिए, कंडक्टिविटी के लिए। अब अगर हम इलेक्ट्रॉन्स के लिए बात करना चाहते हैं तो सिग्मा एन इज इक्वल टू एन इज म्यू एन हो जाएगा। एन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कैरियर कंसंट्रेशन या डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसको बोल सकते हैं। और होल यहाँ होल्स के लिए क्या हो जाएगा, सिग्मा पी इज इक्वल टू पी ई म्यू पी हो जाएगा। पी जो है यहाँ पर होल कैरियर कंसंट्रेशन हो जाएगा और म्यू पी जो है मोबिलिटी ऑफ होल्स हो जाएगा। तो इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को हम क्या कर देते हैं, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। अब इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास क्या थी, सिग्मा आई इज इक्वल टू सिग्मा एन प्लस सिग्मा पी। सिग्मा आई इज इक्वल टू सिग्मा एन और सिग्मा प्लस सिग्मा पी। तो इन दोनों में हमने सिग्मा आई और सिग्मा पी की वैल्यू पुट की, हमारे पास क्या आया, एन ई म्यू एन प्लस पी ई म्यू पी। अब हमने अभी बात की कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में नंबर ऑफ होल्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। और हम इन दोनों को लेट कर रहे हैं कि ये इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन यानी कि एन आई के क्या है, इक्वल है। तो दोनों को मैंने एन आई पुट किया, एन आई के आगे यहाँ पर कॉमन आ गया और ई भी के आगे बाहर की तरफ कॉमन आ गया। तो एन सिग्मा आई इज इक्वल टू एन आई म्यू एन प्लस म्यू पी और ई मल्टीप्लाई हो रहा है बाहर में। जबकि जो एन है वो इलेक्ट्रॉन कैरियर डेंसिटी या कंसंट्रेशन है, पी होल कैरियर डेंसिटी या फिर कंसंट्रेशन, और एन आई जो है वो इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन है। म्यू एन मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है और म्यू पी क्या है, मोबिलिटी ऑफ होल्स है। ई जो है वो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन या फिर होल हम बोल सकते हैं 1.6 क्रॉस 10⁻⁻19 कूलम्स। अब हम एन और पी की वैल्यू अलग से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके लिए हमारे पास ये दो फार्मूलाज हैं, इन दोनों की भी अलग से डेरिवेशन है जो कि हम नहीं करेंगे। तो एन इज इक्वल टू एन सी ई की पावर माइनस ई जी ओवर 2 के टी और पी इज इक्वल टू एन वी ई की पावर माइनस ई जी ओवर 2 के टी। यहाँ पर जो एन सी है वो है इफेक्टिव डेंसिटी ऑफ स्टेट्स इन कंडक्शन बैंड, यानी कि कंडक्शन बैंड में एक यूनिट वॉल्यूम में कितनी स्टेट्स, कितनी एनर्जी लेवल्स हमारे पास मौजूद है। इसी तरह से एन वी जो वैलेंस बैंड में मौजूद स्टेट्स की इफेक्टिव डेंसिटी है। और ई जो है वो फार्बिटन एनर्जी गैप है, के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, और टी जो है वो टेम्परेचर इन केल्विन है। तो उम्मीद है कि आपको इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स अच्छे से क्लियर हो गया होगा। लेकिन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हमारे पास प्रैक्टिकली यूज़ नहीं किए जाते, इसकी कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। अब हम वो डिसएडवांटेजेस डिस्कस कर लेते हैं कि कौन से डिसएडवांटेजेस हैं। अभी हमने बात की कि जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है इसका अगर आप इसको टेम्परेचर दें तो इसमें इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्या हो जाते हैं, तो जनरेट हो जाते हैं। जितने ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होता जाएगा। लेकिन ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाने से डिवाइस जो है वो डैमेज भी हो सकती है। तो हम मजीद ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ा नहीं सकते, तो इसलिए इसकी कंडक्टिविटी क्या रहती है, इस वजह से लो भी रहती है। दूसरा पॉइंट क्या है, ड्यू टू स्मॉल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्शन बैंड करंट इज़ वेरी स्मॉल। अब चूंकि हमने प्योर सिलिकॉन या जर्मेनियम का क्रिस्टल यूज़ किया होगा तो इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन इसमें कंडक्शन बैंड में क्या होगी, समाल होगी, जिसकी वजह से कंडक्टिविटी भी क्या हो जाएगी, समाल हो जाएगी। अब हमने और बात क्या की कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में n इज इक्वल टू पी, यानी कि जितने होल्स होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन्स जनरेट हो जाएंगे। लेकिन अगर हम कंडक्टिविटी को इंक्रीज करना चाहते हैं तो हम इलेक्ट्रॉन की तादाद होल से ज़्यादा चाहते हैं या फिर होल की तादाद इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा चाहते हैं। दोनों के बराबर होने से हमारे पास कंडक्टिविटी क्या रहती है, लो रहती है। तो ओवरऑल हमारे पास कंक्लूजन क्या निकला कि इन तमाम रीजंस की वजह से इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स की कंडक्टिविटी बहुत ही लो होती है, जिसको हम प्रैक्टिकली यूज़ नहीं करते। अब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स अब अपनी लो कंडक्टिविटी की वजह से प्रैक्टिकली यूज़ नहीं किए जा सकते। तो अब हम अगर सेमीकंडक्टर्स को यूज़ करना चाहते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में तो उसकी कंडक्टिविटी इंक्रीज़ करनी पड़ेगी, और उसकी कंडक्टिविटी इंक्रीज़ करने के लिए हमें उनमें नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स या होल्स को इंक्रीज़ करना पड़ेगा। और उसके लिए हम एक प्रोसेस यूज़ करते हैं जिसको डोपिंग बोला जाता है। तो डोपिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम एक सूटेबल एलिमेंट की सर्टेन अमाउंट को 1:10⁻⁶, इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर यानी कि प्योर सिलिकॉन या जर्मेनियम है उसके 1 मिलियन एटम्स मौजूद हो तो उसमें आप सिर्फ और सिर्फ एक एटम इम्प्योरिटी का ऐड कर देते हैं। तो इसमें ये रेशो 10⁻8 भी किसी जगह लिखी हुई है, यहाँ पर जो है मैं यूज़ कर रहा हूँ 10⁻6 जो कि ज़्यादातर यही यूज़ की जाती है। तो डोपिंग क्या है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम इम्प्योरिटी ऐड कर देते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में टू इन्हांस इट्स कंडक्टिविटी, ठीक है।
और जो मटेरियल हम ऐड करते हैं एज एन इम्प्योरिटी, उस मटेरियल को डोपेंट बोला जाता है। डोपिंग इम्प्योरिटी, डोपिंग मटेरियल या डोपेंट बोला जाता है। अच्छा नाम डोपेंट लगा इसलिए ये यूज़ किया। अब देख लेते हैं कि टाइप्स ऑफ डोपेंट यानी कि इम्प्योरिटी की कौन कौन सी टाइप्स हम ऐड कर सकते हैं। तो मेनली दो टाइप्स हैं हमारे पास इम्प्योरिटी की, एक डोनर डोपेंट और एक एक्सेप्टर डोपेंट। अब डोनर डोपेंट जो है वो ग्रुप 5A एलिमेंट से क्या करता है, बिलोंग करता है। 5A ग्रुप कौन सा होता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मिथ। अब ये जो है इन सब के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो 5-5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इनके पास जब ये सिलिकॉन के साथ एक कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे तो इन 5 इलेक्ट्रॉन में से जो 4 इलेक्ट्रॉन होंगे वो तो कोवेलेंट बॉन्ड में आ जाएंगे और जो एक इलेक्ट्रॉन होगा वो एक्स्ट्रा हो जाएगा, ठीक है ना, ज़्यादा नहीं होगा, वो एक्स्ट्रा हो जाएगा। उसको वो ऐसे समझ लें कि उसने डोनेट कर दिया किसको, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को। तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है, हम डोनर डोपेंट बोला जाता है, ठीक है। तो इसी तरह से हमारे पास एक एक्सेप्टर डोपेंट भी होता है जो ग्रुप 4 से पीछे यानी कि ग्रुप 3A के एलिमेंट्स होते हैं, ब्रोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थोरियम, ठीक है। तो ये इनके पास जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो 3 होते हैं आखिर में, ठीक है। तो 3 इलेक्ट्रॉन जो है वो सिलिकॉन के 4 इलेक्ट्रॉन में से 3 इलेक्ट्रॉन के साथ क्या बना देंगे, बॉन्ड बना देंगे, कोवलेंट बॉन्ड बना देंगे। जो एक रह जाएगा वो क्या रह जाएगा, एज अ होल रह जाएगा। तो चूंकि ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं सिलिकॉन से, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर से, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, एक्सेप्टर डोपेंट भी बोला जाता है। और इनके वैलेंस शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स की तादाद की बिना पर इनको पेंटावैलेंट और ट्राइवैलेंट इंप्योरिटीज भी बोला जाता है। अब हम सेमीकंडक्टर्स की दूसरी टाइप को डिस्कस करेंगे जिसका नाम एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स है। एक्सट्रिंसिक नाम से ज़ाहिर है कि इंट्रिंसिक में सम एक्सटर्नल एजेंट क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर वो सेमीकंडक्टर होता है जिसमें हम कोई इम्प्योरिटी ऐड कर देते हैं डोपिंग के प्रोसेस के जरिए। तो सेमीकंडक्टर दैट हैज़ बीन सब्जेक्टेड टू डोपिंग प्रोसेस इज कॉल्ड एन एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की आगे मजीद दो टाइप्स हैं, एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स और पी टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब यहाँ पर एन टाइप और पी टाइप को सेपरेट डिस्कस करने से बेहतर है कि आप इनको डिफरेंस की फॉर्म में डिस्कस कर लें ताकि ये साथ साथ क्लियर होते जाएं। अब देखते हैं कि एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं। एन टाइप वो सेमीकंडक्टर्स जिनमें जो डोपिंग की जाती है वो डोनर डोपेंट के जरिए की जाती है, यानी कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर व्हेन डोप्ड विद डोनर डोपेंट, यानी कि वो एलिमेंट जो 5वें ग्रुप से क्या करते हैं, बिलोंग करते हैं। अब यहाँ पर इसका एन टाइप इनको क्यों कहा गया ये भी हम अभी थोड़ी देर में आगे देखेंगे। तो सबसे पहले यही डेफिनेशन देख लें कि एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर व्हेन डोप्ड विद डोनर डोपेंट इज कॉल्ड एन टाइप सेमीकंडक्टर। और इसी तरह से पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या होंगे, an intrinsic semiconductor when doped with acceptor dopant is called p type semiconductor। acceptor dopant कौन से थे, वो एलिमेंट जो ग्रुप 3A एलिमेंट से क्या करते थे, बिलोंग करते थे। और इसी बात को मैंने आगे नेक्स्ट पॉइंट बनाया अपना कि इम्प्योरिटी यहाँ पर कौन सी होती है एन टाइप में, पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी, वो जो 5वें ग्रुप से क्या करती है, बिलोंग करती है। और इसको डोनर क्यों कहते हैं, क्योंकि ये डोनेट करता है एक इलेक्ट्रॉन इंट्रिंसिक सेमी कंडक्टर को। और इसी तरह से इसमें पी टाइप में इम्प्योरिटी कौन सी होती है, जो ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी होती है। और ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी ग्रुप 3A से क्या करती है, बिलोंग करती है। और इसको एक्सेप्टर इम्प्योरिटी बोलते हैं, क्यों, क्योंकि ये एक्सेप्ट करता है एक इलेक्ट्रॉन किससे, पी टाइप से। अब इसी बात को समझने के लिए हमने क्या किया हुआ है, एक डायग्राम भी बनाई हुई है यहाँ पर कि एक हमारे पास ये सिलिकॉन है, 4 सिलिकॉन, और उसके सेंटर में हमने एक पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी रखी है, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो देखें 4 इलेक्ट्रॉन जो है वो बना रहे हैं बॉन्ड सिलिकॉन के साथ, और एक इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्री इलेक्ट्रॉन ऑफ 5A इम्प्योरिटी। अब यहाँ पर बात ये आती है कि ये फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये तो अभी है पड़ा किस में, नाइट्रोजन में। तो फ्री इलेक्ट्रॉन कब होता है, जब उसको इतनी एनर्जी मिल जाए कि वो अपने एटम से क्या हो जाए, आज़ाद हो जाए, तो वो आयनाइजेशन एनर्जी कहलाती है। लेकिन इन केसेस में आयनाइजेशन एनर्जी इतनी लो होती है कि वो रूम टेम्परेचर भी इजीली अवेलेबल होती है। तो इसलिए हम कह देते हैं कि ये क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। तो इसको डोनर एन टाइप क्यों कहा गया, क्योंकि इसमें जो चार्ज कैरियर है, इसमें जो एक चार्ज कैरियर है वो चार्ज कैरियर है जिस पर एक नेगेटिव चार्ज है, इसी वजह से इसको क्या कहा गया, एन टाइप सेमीकंडक्टर बोला गया। और पी टाइप सेमीकंडक्टर की डायग्राम देखें तो उसके सेंटर में हमने एक ग्रुप का एलिमेंट यानी कि ब्रोन यहाँ पर प्लेस किया हुआ है। और ब्रोन के वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, 3 इलेक्ट्रॉन 3 सिलिकॉन एटम के साथ क्या बना देंगे, 3 कोवलेंट बॉन्ड बना देंगे। और एक कोवलेंट बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन और एक होल क्या रह जाएगा, खाली रह जाएगा। और यहाँ पर जो होल की फीलिंग होगी वो पिछले जैसे मैंने आपको ये डायग्राम दिखाई थी, ये डायग्राम जो मैंने आपको दिखाई थी इसमें भी इसी तरह से होल की आगे फिलिंग होती रहती है। इस तरह से पी टाइप सेमीकंडक्टर में भी कंडक्शन का प्रोसेस जारी रहता है। चलें अब हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं।
मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। अब एन टाइप सेमीकंडक्टर और पी टाइप सेमीकंडक्टर, पिछले इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में हमने कहा था नंबर ऑफ होल्स और नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। लेकिन यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या होल्स बराबर नहीं होते, एक ज़्यादा होता है और एक कम होता है। अब देखते हैं कि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स कौन से होंगे और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स कौन से होंगे। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर में जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यहाँ से डायग्राम से बहुत ही वाज़ेह नज़र आ रहा है। और पी टाइप सेमीकंडक्टर में जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं वो क्या होते हैं, होल्स होते हैं। इसी तरह से माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स एन टाइप सेमीकंडक्टर में अगर मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स हैं तो माइनॉरिटी कौन से हो जाएंगे, होल्स हो जाएंगे। और पी टाइप सेमीकंडक्टर में अगर मेजॉरिटी होल्स हैं तो माइनॉरिटी कौन से हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। चलें, हमारे पास कितने पॉइंट डिस्कस हुए, 5 पॉइंट डिस्कस हो गए। अब हम छठे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, कंडक्शन ऑफ करंट। पी टाइप और एन टाइप में करंट कैसे फ्लो करता है। अब उसमें हमने जब इंट्रिंसिक पढ़ा था तो उसमें दोनों इलेक्ट्रॉन्स और होल्स दोनों की वजह से क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है। लेकिन एन टाइप सेमीकंडक्टर में जो कंडक्शन ऑफ करंट है वो ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्यों, क्योंकि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स कौन से मौजूद है, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन क्या है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स है। होल्स की वजह से भी होता है, और जो थर्मली जनरेटेड होल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन होल पेयर होते हैं, वो भी क्या करते हैं, कंडक्शन में इन्वॉल्व करते हैं। लेकिन उनकी अमाउंट इनके निस्बत बहुत ही कम होती है, इसलिए हम उसको क्या कर देते हैं, निगलेक्ट कर देते हैं। और हम कह देते हैं कि एन टाइप सेमीकंडक्टर में जो कंडक्शन ऑफ करंट है वो इलेक्ट्रॉन्स की मोशन की वजह से है, और होल्स की वजह से। और पी टाइप सेमीकंडक्टर में देखें तो फ्लो ऑफ करंट इज ड्यू टू दी मोशन ऑफ होल्स। कैसे होल्स कैसे कंडक्शन में प्लेस करते हैं वो हम पिछली डायग्राम में देख चुके हैं कि कैसे करते हैं कि होल्स जो है वो कॉन्टैक्ट पॉइंट पर आते हैं, वहाँ से इलेक्ट्रॉन रिसीव करते हैं और इलेक्ट्रॉन जो है दूसरे कॉन्टैक्ट पॉइंट से आउट होता है और वहाँ पर होल क्रिएट हो जाता है और होल अपनी पोजीशन चेंज करता है, कोवलेंट बॉन्ड टू कोवलेंट बॉन्ड। होल मूव नहीं करता बल्कि वो क्या करता है, अपनी पोजीशन चेंज करता रहता है इलेक्ट्रॉन फिलिंग के बाद। तो उम्मीद है कि कंडक्शन ऑफ करंट भी आपको पी टाइप सेमीकंडक्टर से समझ आ गई होगी। अब देख लेते हैं कि मोबाइल चार्ज कैरियर्स और इमोबाइल आयंस पी टाइप और एन टाइप में कौन कौन से होते हैं। अब इसका क्या मतलब है, देखें एन टाइप सेमीकंडक्टर देख लेते हैं पहले। यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन जब कंडक्शन में चला जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन जब कंडक्शन में चला जाएगा तो इस इम्प्योरिटी पर कौन सा चार्ज आ जाएगा। पहले तो यहाँ पर 7 प्रोटॉन और 7 इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस में हमारे पास 5 हैं, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो यहाँ पर प्रोटॉन की तादाद इंक्रीज नहीं हो जाएगी, तो इस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेट चार्ज पॉजिटिव आ जाएगा इम्प्योरिटी पर। तो इलेक्ट्रॉन निकल गया, इस पर नेट चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। तो यहाँ पर जो इमोबाइल आयन है वो क्या है हमारे पास, इमोबाइल आयन कौन सा हो गया, पॉजिटिव आयन हो गया। और चार्ज कैरियर कौन सा होगा, मोबाइल चार्ज कैरियर कौन सा हो गया, इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक है। तो देखें हमारे पास व्हेन बाउंडेड इलेक्ट्रॉन ऑफ इम्प्योरिटी लीव्स दैट इम्प्योरिटी रिमेनिंग बिकम्स पॉजिटिव एंड विच इज इमोबाइल एंड इलेक्ट्रॉन इज मोबाइल चार्ज कैरियर इन दिस सेमीकंडक्टर। अब पी टाइप सेमीकंडक्टर में देख लेते हैं कि उसमें मोबाइल चार्ज कैरियर्स और इमोबाइल चार्ज कैरियर्स कौन से हैं। ज़रा गौर से देखें, यहाँ पर एक होल मौजूद है जो कि है वैकेंसी फॉर एन इलेक्ट्रॉन। अगर यहाँ पर एक सिलिकॉन से या किसी भी दूसरे इनमें से किसी भी एटम से एक इलेक्ट्रॉन आके इस होल को फिल कर देता है तो ये पूरा एलिमेंट क्या बन जाएगा, नेगेटिवली चार्ज बन जाएगा। क्यों, क्योंकि बोरोन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 5 ही प्रोटॉन होते हैं। लेकिन एक इलेक्ट्रॉन आया, इसने कितने इलेक्ट्रॉन बना दिए, 6 इलेक्ट्रॉन बना दिए, और इलेक्ट्रॉन की तादाद प्रोटॉन से इंक्रीज हो गई, तो ये क्या हो गया, नेगेटिवली चार्ज हो गया। अब पी टाइप सेमीकंडक्टर्स में जो मोबाइल चार्ज कैरियर्स हो गया वो हो गया होल, और इमोबाइल आयन कौन सा हो गया, एक नेगेटिव आयन हो गया, ठीक है। चले अब हम इनकी एनर्जी बैंड डायग्राम को डिस्कस कर लेते हैं। देखें एनर्जी बैंड डायग्राम, अभी हमने कहा कि इलेक्ट्रॉन की तादाद होल से ज़्यादा होती है एन टाइप सेमीकंडक्टर में, और इलेक्ट्रॉन कहाँ पर ज़्यादा लाई करेंगे, कंडक्शन बैंड में लाई करेंगे, और वैलेंस बैंड में होल लाई करेंगे, जो कि बहुत ही कम तादाद में नजर आ रहे हैं, माइनॉरिटी कैरियर्स और इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी कैरियर्स। और पी टाइप में देखें तो कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बहुत ही कम है और वैलेंस बैंड में होल्स की तादाद बहुत ही ज़्यादा है। इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, माइनॉरिटी कैरियर्स के तौर पर एक्ट कर रहे हैं, और होल्स मेजॉरिटी कैरियर्स के तौर पर क्या कर रहे हैं, एक्ट कर रहे हैं। तो याद रहे कि पी टाइप सेमीकंडक्टर में कंडक्शन किसके जरिए होती है, वैलेंस बैंड में होती है, ठीक है। चलें हम अब कंडक्टिविटी दोनों की डिस्कस कर लेते हैं, जैसे हमने इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में डिस्कस कर लिया था। फार्मूला में ही सेम है लेकिन थोड़ा सा इसमें चेंजिंग करते हैं। सिग्मा इज इक्वल टू एन आई म्यू एन प्लस म्यू पी ई। अब इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन, उसमें हमने दोनों में एन और पी के बराबर कर देते, लेकिन यहाँ पर एन और पी बराबर नहीं है, तो इसलिए हम इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई करवा के एन और पी पुट कर देते हैं। अब एन टाइप सेमीकंडक्टर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होल से बहुत ज़्यादा होते हैं, तो होल्स को हम ना होने के बराबर कंसिडर कर लेते हैं, तो उसको क्या कर देते हैं, हम 0 कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 0 पुट करें तो हमारे पास जो फाइनल फार्मूला था सिग्मा इज इक्वल टू एन ई म्यू एन,
और इसी तरह से हमने पी टाइप सेमीकंडक्टर में किया कि पी टाइप सेमीकंडक्टर के होल के लिए बहुत ज़्यादा होती है, होल की तादाद बहुत ही ज़्यादा होती है और इलेक्ट्रॉन की तादाद बहुत ही कम होती है, ना होने के बराबर, तो हम इसको ज़ीरो के बराबर अज्यूम कर लेते हैं। मैं पुट किया, ज़ीरो पुट किया, तो हमारे पास पी टाइप सेमीकंडक्टर की जो कंडक्टिविटी आ गई वो आ गई सिग्मा पी इज इक्वल टू पी ई म्यू ई। अब लास्ट पर एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है, वो पॉइंट बड़ा ज़बरदस्त है। अगरचे हमने कहा कि यहाँ पर एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर में एक इलेक्ट्रॉन और एक होल एक्स्ट्रा होता है, एक्स्ट्रा नहीं होता मतलब फ्री होता है, लेकिन ये फिर भी क्या होते हैं, दोनों इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल इसलिए होते हैं क्योंकि चाहे इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया लेकिन उसकी तादाद प्रोटॉन से इंक्रीज तो नहीं हुई, तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की तादाद बराबर होने की वजह से दोनों मटेरियल्स क्या होते हैं, स्टिल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट है यहाँ पर, जब हम डोपिंग करते हैं तो डोपिंग में हम एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में एक इम्प्योरिटी ऐड करते हैं, लाइक हमने जैसे कहा कि एन टाइप और पी टाइप दोनों डोपेंट और एक्सेप्टर डोपेंट। अगर हम फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन ऐड करें तो हो सकता है कि नाइट्रोजन में भी इम्प्योरिटी मौजूद हो, नाइट्रोजन में भी क्या हो, इम्प्योरिटी मौजूद हो, लाइक जिंक हो सकता है, कॉपर हो सकता है, निकल हो सकता है। तो इन एटम्स को क्या कहा जाता है, इंटरस्टिशियल एटम्स कहते हैं, और ये खुद भी क्या करते हैं, कंडक्टिविटी में रोल प्ले करते हैं और कंडक्टिविटी इंक्रीज करने में बहुत ही अहम किरदार अदा कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आपसे अब मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।